नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके व्याकरण का पोर्शन, यानी कि व्याकरण का भाग, जो कि हम पिछले सेशन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और पिछले सेशंस में ही हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण के बारे में, फिर हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, शब्द किस तरह से बनते हैं। और आज हम पहले तो उसी जो पिछला सेशन हमारा था उसी में हमने शब्दों के प्रकार पढ़े थे कि उत्पत्ति के आधार पर किस तरह के शब्द होते हैं, बनावट के आधार पर किस तरह से होते हैं, तो इनको हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पहले पिछले वाले सेशन का ही शेष भाग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में आप सभी जानते हैं, पहले भी आपने संज्ञा पढ़ी होगी, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु जिसका नाम है उसको संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत बार आपने 7th क्लास तक आ गए हैं तो 7th क्लास में आने तक आपने बहुत बार संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। संज्ञा के भेदों को आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें संज्ञा सबसे पहले पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या और भी बहुत सारी चीजें, तत्सम, तद्भव और अविकारी शब्द और भी बहुत सारी चीजें हम व्याकरण के सेशंस में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है पहले तो आपके पहले चैप्टर से है, जो कि पिछले सेशन का शेष भाग है। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर यानी कि संज्ञा जो है वो भी हम आज ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि व्याकरण की क्लास है, आपके पास शायद ही पाठ्य पुस्तिका होगी। तो आप अपने हाथ में कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास है वो जरूर ले लीजिए, क्योंकि व्याकरण को आप कभी भी केवल और केवल पढ़कर नहीं समझ सकते, आपको उसको लिखना भी होता है, समझना भी होता है। तो साथ में कॉपी, पेन, पेंसिल लेके रखिए। अगर पिछले सेशन का कुछ आप नहीं उतार पाए हैं, कुछ नहीं लिख पाए हैं, तो उसे भी साथ साथ लिखिए। और आज भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सारी चीजें लिखती भी रहूंगी, तो आप लोग भी उसको साथ साथ उसी तरह साथ में पढ़ने के साथ साथ लिखते भी रहिए। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ से स्टार्ट किया था कि सबसे पहले व्याकरण क्या होती है वो हमने जाना, कि भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला जो शास्त्र है उसे व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, तो व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। जब हम भाषा की बात करते हैं, जब हम व्याकरण की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले वर्णों पर, भाषा के जो वर्ण है, क्योंकि व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें भाषा सिखाती है, लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, बोलना सिखाता है। तो सबसे पहले जब हम भाषा सीखते हैं तो उसके लिए हमें वर्णों पर, शब्दों पर, पदों पर और वाक्यों पर विचार करना होता है। तो इसी के आधार पर व्याकरण के 4 अंग यहाँ पर मुख्य जो है वो बताए गए हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, अर्थात वर्ण पर विचार करना है। शब्द विचार, अर्थात शब्द पर विचार करना है। पद विचार, अर्थात पद पर विचार करना है। वाक्य विचार, अर्थात वाक्यों पर विचार करना है। तो देखिए, वर्ण के बारे में हम अपने पिछले वाले सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार अर्थात भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि है वो वर्ण कहलाती है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्ण के बारे में पढ़ाया कि इसमें वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं व्याकरण में, एक स्वर और एक व्यंजन। जो स्वर होते हैं अर्थात वो मात्राएं होती है, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। और व्यंजन जो होते हैं वो क से लेके ज्ञ तक होते हैं। तो वर्ण के बारे में हम बहुत अच्छे से पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। फिर हम आए थे शब्द विचार में।
शब्द विचार यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कराया था कि किस तरह जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं, जैसे कि ग म ला, गमला, या मैंने आपको एक सेंटेंस के थ्रू बताया था, राम घर चल डर मत। तो वर्णों का सार्थक समूह यहाँ पर है, सार्थक अर्थात जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकल रहा हो। घर, घर अर्थात मकान, चल, चल अर्थात चलना, डर, डर अर्थात डर लगना, मत अर्थात मत करो। तो इस तरह एक एक जो शब्द यहाँ पर है उसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। इसी तरह आगे हमने पढ़ा था पद विचार, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही पद कहते हैं। जब आप एक वाक्य लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है, नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है। तो यहाँ पर सेंटेंस बना हुआ है, लेकिन सेंटेंस किससे बना हुआ है? सबसे पहले वर्णों से शब्द बने हैं, शब्दों से पद बने हैं। एक सेंटेंस है जिसमें यहाँ पर 4 पद हैं। गाय घास खाती है। तो एक सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे कि गाय घास खाती है, ये सारे जो शब्द होते हैं इन्हें ही पद कहा जाता है। ये भी हम पढ़ चुके थे। आगे वाक्य विचार, अर्थात ऐसा शब्द समूह, अब यहाँ पर शब्दों के समूह की बात की जा रही है। ऐसा समूह, शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि आप ऊपर बिल्कुल इसके ठीक ऊपर देख रहे हैं, नेहा दूध पीती है। नेहा दूध पीती है, तो आपको सेंटेंस का अर्थ जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। श्याम पढ़ रहा है, सीता लिख रही है, गीता गाना गा रही है। तो शब्दों का सार्थक समूह, बहुत सारे शब्द इसमें मिले हैं, जैसे गीता, सीता, गाना गा रही है। शब्दों का समूह है और आपको अर्थ और भाव पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। जैसे कि ओजस्व किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, रमेश खाना खा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है यानी कि शब्दों का समूह, ओजस्व एक शब्द है, किताब एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है भी एक शब्द है, और सबका अर्थ और भाव हमें पूर्ण रूप से पता चल रहा है। तो ये था वाक्य विचार। आगे बढ़ेंगे, फिर हमने वर्ण शुरू किए थे कि वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। भाषा के सभी वर्णों को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि व्याकरण में हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। यहाँ पर स्वर की मैंने आप लोगों को मात्राएं बताई थी और व्यंजन मैंने इस प्रकार से आपको स्पष्ट करवाए थे। अब हम वर्णों के बारे में पढ़ने के बाद शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें बहुत अच्छे से बता दिया। जैसे कि मैं, वह, राम, दिल्ली, लोटा, पंकज, पुस्तक आदि। तो हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया है। ये हम पढ़ रहे थे कि हिंदी भाषा में जो शब्द है उनका वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। तो सबसे पहले
अर्थ के आधार पर किया गया है, जो कि हम पढ़ चुके थे, सार्थक और निरर्थक शब्द। अर्थात सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है, उनको सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक अर्थात जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उनको निरर्थक कहते हैं। तो दो प्रकार के हमने यहाँ पर शब्द पढ़े थे अर्थ के आधार पर, ठीक है। सार्थक और निरर्थक। अब हमने विकार के आधार पर पढ़े थे कि विकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो विकार के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, चलिए फटाफट चैट के माध्यम से बताइए कि कौन कौन से होते हैं विकार के आधार पर शब्द। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द अर्थात जिसको मैंने आपको बताया भी था कि जब हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द एक टॉपिक के रूप में अलग से पढ़ेंगे तो तब आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। तो विकारी शब्द अर्थात जिसमें जो लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। क्योंकि अगर विकारी शब्द वो होते हैं अगर हम उनको किसी भी सेंटेंस में लिंग के आधार पर अगर रखेंगे तो वो अपना रूप परिवर्तित कर लेगा, काल के आधार पर यूज करेंगे तो वो अपना रूप वहां पर परिवर्तित कर लेगा, वचन के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर लेगा, अर्थात उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए उसको विकारी शब्द कहा गया था। और नंबर दूसरा हमने पढ़ा था अविकारी शब्द, अर्थात जिसमें लिंग, वचन, काल से वो प्रभावित नहीं होते और हर स्थिति में, अर्थात वचन आ जाए, काल आ जाए, लिंग आ जाए सेंटेंस में, लेकिन वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करते हैं। और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसको भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो विकार के आधार पर भी हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी हम पढ़ चुके थे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के होते हैं शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के इस तरह होते हैं कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। तत्सम अर्थात जिनको हम संस्कृत भाषा से अपनी भाषा में अर्थात हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों रख लेते हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत में जिस तरह प्रयोग किए जाते हैं उनको हम उसी तरह हिंदी भाषा में लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, सर्प या ग्राम, इस तरह के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे। सत्य, सूर्य, इनको हम हिंदी में भी इसी तरह से पढ़ते हैं और संस्कृत में भी इसी तरह से पढ़ते हैं। तो इन सभी शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ तक हम पिछले सेशन में पढ़ चुके थे और मैं ये आपको क्लियर करवा चुकी थी। अब आता है तद्भव शब्द। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इससे पहले की चीजें शायद आपने अपनी कॉपी में नोट की होंगी, आप लिख चुके होंगे, लेकिन अब यहाँ से आपको आज नया लिखना है। बिल्कुल जहाँ पे छोड़ा है कॉपी में वहीं से स्टार्ट करना है, आगे को लिखना और समझना भी। अब होते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव करके हम जैसे मैंने कहा कि तत्सम शब्दों को हम बिल्कुल ज्यों के त्यों उठा लेते हैं संस्कृत से, लेकिन तद्भव शब्दों में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा का अगर आपको पता हो तो हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से ही हुआ है। हिंदी भाषा का जो जन्म है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम एज इट इज बात कर लेते हैं, एज इट इज बोल देते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हमने परिवर्तन किया है, तो उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि
दही, दही हम हिंदी में कहते हैं लेकिन संस्कृत में इसको दधी कहा जाता है, ठीक है। और सांप, हिंदी में हम सांप कहते हैं और संस्कृत में सर्प बोला जाता है। अब कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैम ने यहाँ भी सर्प लिखा है और यहाँ भी सर्प लिखा है। मैंने कहा कि हम कुछ शब्दों को बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बोल देते हैं, तो कई बार हम सांप को सर्प भी बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। और सांप तो हमारी आम बोलचाल की भाषा है, ठीक है। और गांव, गांव का मैंने आप लोग को बताया कि गांव को हम ग्राम भी बोलते हैं, तो ये भी सेम वही बात है कि हम ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत सुना है ना, गांव पंचायत तो नहीं बोलते, ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो ग्राम भी हम प्रयोग करते हैं और गांव भी हम बोलते हैं। इसी तरह काम, तो काम को संस्कृत में कार्य बोला जाता है, गृह कार्य, कक्षा कार्य, ठीक है। तो ये तो हुई तत्सम और तत्भव शब्दों की बात। अब हम एक तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 भेद यहाँ पर होते हैं, तो अब ये है उत्पत्ति के आधार पर। अब देशज शब्द अर्थात जो हमारे देश में ही उत्पन्न है, अर्थात कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम अपनी भाषा में लेकर आ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और वो चीजें, वो शब्द वहीं पर फेमस हो जाते हैं, यानी कि सब आम बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो ऐसा अक्सर हमारी बोली में भी देखा जाता है। भाषा तो एक बड़ी चीज है, बोली में भी हम अपनी, आपने देखा होगा कि जब हम उत्तराखंड में भी हम रहते हैं, हम सारे यहाँ पर एक पहाड़ी भाषा बोली जाती है, लेकिन आप देखते हैं कि हर थोड़ा क्षेत्र के बाद क्या होता है कि भाषा में परिवर्तन आ जाता है। थोड़ी थोड़ी, अगर आप 15-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप आगे को निकलते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे अलग शब्द, एक क्षेत्र के कुछ अपने ही कुछ अलग शब्द या कुछ अलग ही भाषा आपको दिखाई देती है, तो उसे ही देशज शब्द कहा जाता है। अर्थात देश में उत्पन्न, जो अपने ही देश में बने हुए हैं, अपने ही देश में उत्पन्न हुए हैं, उनको हम देशज कहते हैं। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जैसे कुछ शब्द मैं यहाँ पर लिखती हूँ, खिचड़ी, सब अपनी भाषा में अलग अलग रूप से इसको बोल सकते हैं। या जूता, पगड़ी, पैसा, तो सारे जो सभी जो लोग होते हैं वो अब इन शब्दों को, इस प्रकार के जो शब्द है, इस प्रकार के और भी शब्द हैं जो लोग अपने लिए स्वयं अपनी भाषा में उनको लेकर आ जाते हैं, तो उन्हें देशी शब्द, देशज शब्द कहा जाता है। अब नंबर 4 आता है विदेशी शब्द, अर्थात जो दूसरे देशों की भाषाओं से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ हम भारत देश के हैं तो हम अपनी ही भाषा बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है क्योंकि सभी जगह के लोग हमारे यहाँ पर आते जाते हैं, हम भी इधर उधर आते जाते हैं, तो विश्व में जितने भी देश हैं वहां पर जितनी भी तरीके की भाषा है, अक्सर ऐसा होता है कि हम हर भाषा का कोई ना कोई शब्द प्रयोग कर रहे होते हैं, भले ही वो हमें ना पता हो कि वो कौन सी भाषा का शब्द है। अभी मैं जितने सारे शब्द आपको यहाँ पर बोल रही हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं प्योर भारत की भाषा बोल रही हूँ, प्योर हिंदी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो इसमें भी बहुत सारी भाषा मिक्स है। तो इसी तरह जो दूसरे देशों की भाषाओं से हमारी भाषा में शब्द आए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे सबसे मेन चीज स्कूल, कौन सी भाषा का शब्द है? चलिए फटाफट बताइए। स्कूल बोलते हैं ना, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या आप ऐसे बोलते हैं कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा?
आप तो शॉर्टकट में बोलते हैं आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या स्कूल हिंदी भाषा का शब्द है? नहीं, स्कूल इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लालटेन दूसरी भाषा से लिया गया शब्द है। सौगात जमीन उर्दू भाषा का शब्द है। तो इस तरह हमारी जो भाषा है वो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनी है, जिसमें तो इसी तरह यहाँ पर शब्दों को हमने उत्पत्ति के आधार पर चार भेदों में बांटा। हमने देखा कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हो रही है। तो सबसे पहले तत्सम शब्द हमने देखे, जो कि हम एज इट इज संस्कृत से बोल देते हैं। दूसरा, हमने खुद थोड़ा सा संस्कृत में परिवर्तित करके बनाए हैं तद्भव शब्द। कुछ ऐसे शब्द जो हमने ही अपने देश में बना लिए हैं या अपने क्षेत्र में बना लिए हैं, देशज शब्द। कुछ ऐसे शब्द जो हमने विदेशी भाषा से लाकर बोलना शुरू किया है। और अंत में आता है बनावट के आधार पर शब्द। अब बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात तीन भेद उसके होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो वे शब्द जो परंपरा से किसी स्थान, वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रूढ़ शब्द अर्थात जो परंपरा के साथ किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी प्राणी के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। और इन शब्दों का जब हम खंड करते हैं, अर्थात इनको जब तोड़ते हैं, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात ये तोड़ने पर अर्थहीन हो जाते हैं। तो अगर पहले आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अगर हम इन शब्दों को यौगिक या योग रूढ़, इनको जब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो तब आपको ये सारी चीजें मैं लिखवा दूंगी। फिलहाल यौगिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यौगिक शब्द यानी कि योग से बनने वाला, शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि योग से बनने वाला, अर्थात दो शब्दों को मिलाकर जिन शब्दों को बनाया जाता है, जिन शब्दों को लिखा जाता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और इनके खंड भी किए जा सकते हैं और इन खंडित शब्दों के भी अर्थ होते हैं। ठीक है, तो आज जो ये हमारा, और देखिए इन शब्दों से हम उपसर्ग, प्रत्यय और संधि और समास के द्वारा हम इनको प्रयोग करते हैं। चलिए, तो अभी पिछला जो हमारा पिछले सेशन में जो भी हमने कुछ पढ़ा था, सारी चीजें हमने एक बार रिवाइज कर ली, सारी चीजें हमने एक बार पढ़ ली, अच्छे से समझ ली। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से संज्ञा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संज्ञा हम सब लोग क्लास 2-3 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब तो फर्स्ट क्लास में ही हमें नाउन्स, प्रोनाउंस यानी कि संज्ञा सर्वनाम की जानकारी दे दी जाती है। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर छोटी सरल चीजों से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं तो अगर हमें उसका बेस पता नहीं होता है, उसका हमें उत्पत्ति, उसका बेस क्लियर नहीं होता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले। हाँ, एक और चीज सुन लीजिए कि जहां पे आपने पिछले सेशन का काम किया है उसको वहीं पर समाप्त कीजिए। इसको आप नए पेज से लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, डेट के साथ संज्ञा लिखेंगे हेडिंग। उसके बाद आप परिभाषा लिखकर ये लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि सारी चीजें हमारी, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण तो हमें व्यवस्था ही सिखाती है, शब्दों की व्यवस्था सिखाती है, भाषा की व्यवस्था सिखाती है। तो आपको अपनी कॉपी को भी बिल्कुल उसी तरह से व्यवस्थित करके रखना है। तो नए पेज से स्टार्ट करेंगे
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा भाव के नाम को, यानी कि भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति अर्थात इसमें सभी प्राणी आ जाते हैं, जैसे नेहा, आयुष, ओजस्व, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि। तो इस तरह यानी कि किसी भी प्राणी का अगर हम नाम लेते हैं तो वहां पर जो प्राणियों के नाम है वो संज्ञा होते हैं। स्थान के नाम दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, पटना, अमेरिका, चीन, जापान, जयपुर, मथुरा आदि कोई भी स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम तो जो भी वस्तु हमारे आसपास है वो संज्ञा कहलाती है, जैसे टीवी है, कुर्सी है, पुस्तक है, मोबाइल है, बेड है और अलमारी है, फ्रिज है, कोई भी चीज, ये सारी चीजें भी, इनके नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। अब आती है भाव की बात, अर्थात भाव अर्थात सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बदबू या मोटापा, बौना, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो भाव जो होते हैं हमारे, हंसी, खुशी, रोना, दुख, तो ये सारी चीजें भी संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। तो ये स्पष्ट आपको हो गया होगा आप लोगों को। अब मेन चीजें आती है संज्ञा के भेद। संज्ञा तो सभी को पता है, सारे बच्चे अगर मैं बोलूं कि संज्ञा किसे कहते हैं फटाफट बता देंगे कि संज्ञा क्या होती है। लेकिन जब हम संज्ञा के भेदों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता है या आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मिक्स कर देते हैं या फिर हमें चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं। तो संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। यहाँ पर 3 भेदों के बारे में मैं बताऊंगी। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने अंग्रेजी ग्रामर यानी कि इंग्लिश की जो ग्रामर है उसके अनुसार संज्ञा के 2 और भेद बताए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको 3 भेद दिखाए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो इसके 2 भेद और हमें बताए गए हैं। कौन कौन से 2 भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा, और कुछ विद्वान इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी रखते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी इन्हें पढ़ा जाता है। अर्थात टोटल अगर हम देखें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चूंकि जो लास्ट के 2 भेद मैंने बताए आपको, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इनको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो आज हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो बच्चों, हमने आज के सेशन में संज्ञा के जो संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में जाना। अभी हम इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, वो हम आगे अगले सेशन में करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आप इसको एक बार घर में अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और संज्ञा के भेदों को आप एक बार घर में पढ़िए। उसके बाद हम इसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।